और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल के प्रदर्शन की खबर के साथ, क्योंकि आज कृषि कानून की पहली सालगिरह है। जी हां, आज पूरे 1 साल हो चुके हैं जब से ये प्रदर्शन जारी है। आज ही के दिन संसद से इन कानूनों को पास किया गया था। अकाली दल ने इस दिन को काला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए बड़ी तादाद में रात से ही पंजाब से लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। कई सड़कों को डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ बैरिकेड के पुलिस बल, दूसरी तरफ बैरिकेड के अकाली दल के प्रदर्शनकारी बैरिकेड को धक्का मारते हुए, पुलिस को पीछे खदेड़ते हुए, लेकिन तैयारी पूरी है। दिल्ली प्रशासन और पुलिस बल तैनात है कि अकाली दल के इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने ना दिया जाए। मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, सालगिरह तो ठीक है, प्रदर्शन भी आप करना चाहते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता था। धक्का मुक्की की नौबत आ गई, पुलिस प्रशासन को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। किस तरह का ये अकाली दल का प्रदर्शन है, और फिर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है? देखिए, इस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद हैं रकाबगंज के सामने, और आप यहाँ पर देखिए ये बैरिकेटिंग कर दी गई है और बैरिकेटिंग की तरफ पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, और पुलिस ने कह दिया है कि इसके आगे नहीं आने देंगे। हालांकि पुलिस से कोई परमिशन मांगी ही नहीं गई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक लेटर अकाली दल के लीडर को लिखा और उसमें कहा कि उनके पास रिलायबल सोर्सेस से जो जानकारियां मिली थी कि 17 तारीख की सुबह आप लोग एक प्रोटेस्ट निकालेंगे, तो उसकी परमिशन नहीं है, और पुलिस ने इसके रीजंस भी दिए थे। और ये जो बैरिकेटिंग है, इसको पुलिस ने कहा है कि इससे आगे जो ये आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, इसके आगे आने की परमिशन नहीं है, और सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, जो बैरिकेड है इसको भी यहाँ पर अभी तक जो आने जाने के लिए खुला था उसको बंद किया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके पहले जो तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लगातार बातचीत कर रहे थे नेताओं से, ताकि किसी भी तरीके का किसी तरीके की कोई बात न बिगड़े, इसलिए लगातार बातचीत भी जारी है। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उन्हें भी यहाँ पे रखा गया है, और इसके अलावा हर मोर्चे पर एक बड़ा अधिकारी है जो लगातार नजर बना के रखे हुए है। दिल्ली में जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है, जांच पड़ताल की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। 3 तस्वीरें बयां करती हुई कि आज का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तो नहीं है, और कई जगहों पर छुटपुट हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। बात अब यूपी में बारिश से मचे त्राहिमाम की करेंगे, क्योंकि यूपी के कई जिलों में पिछले 2 से 3 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। लखनऊ, प्रयागराज, बाराबंकी, औरैया, यूपी के कई जिले बारिश से इस वक्त परेशान हैं। बारिश को देखते हुए यूपी में आज और कल स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश जानलेवा साबित हुई है। घर और दीवार गिरने के हादसे में
17 लोगों की मौत की खबर है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मौत की खबरें आ रही हैं। बारिश से ये मौतें हुई हैं। बाराबंकी में 7 मौतें, जौनपुर में 4, फतेहपुर में 3, प्रतापगढ़ में 2 और कौशाम्बी में 1 मौत दर्ज की गई है। और वहीं तमाम जो दूसरे आंकड़े आ रहे हैं उससे जाहिर होता है कि बारिश से इस वक्त यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ और प्रयागराज भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि कल रात से वहां बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन कल दिन में इन दोनों शहरों में समंदर जैसा मंजर था। त्राहिमाम त्राहिमाम। उत्तर प्रदेश में शहर शहर आसमान से ऐसी आफत बरसी कि हर कोई कह उठा त्राहिमाम। ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर। आसमानी आफत ऐसी मूसलाधार बरसी कि स्मार्ट सिटी का हुलिया बिगड़ गया। लखनऊ शहर पानी से लबालब भर गया। ये तस्वीर गुरुवार की है। बारिश ने आम और खास में कोई भेद नहीं किया। लखनऊ के पौष से पौष इलाके पानी में डूब गए। पानी घरों तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मेन गेट के पास पानी भर गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर में पानी घुस गया। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा का घर भी लबालब हो गया। पूरे माल एवेन्यू का कमोबेश यही हाल रहा। मूसलाधार बारिश से आरटीओ कार्यालय भी जलमग्न हो गया। आरटीओ, एआरटीओ के कमरे सहित रिकॉर्ड रूम में भी पानी भर गया। ये हम विधानसभा का ये गेट नंबर 8 है। विधानसभा मेरी एक तरफ है, दूसरी तरफ ये पीछे का आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से भरा हुआ है। जो लोग निकल रहे हैं, जो गाड़ियां निकल रही हैं, वो पानी में कहीं गड्ढे की वजह से कई गाड़ियां भी रुकी हुई हैं तमाम जगहों पर, और ये पानी भरा हुआ है लगातार बारिश के चलते। और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, लखनऊ के तमाम जगहों पर इसी तरीके के हालात हैं। बारिश में डूबे लखनऊ में लोग मदद की गुहार किससे लगाएं? क्योंकि यहाँ तो सरकार के मंत्रियों के घर भी डूबे हैं। देखिए, ये है यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी का घर, जो कल जलमग्न नजर आया। देखिए जरा किस तरह से मूसलाधार बारिश में लखनऊ डूबा डूबा सा है। सड़कों पर घुटने से लेकर कमर तक पानी भरा हुआ है। अस्पताल में लोगों का इलाज होता है, लेकिन यहाँ तो बारिश में अस्पताल ही बीमार नजर आ रहा है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने घुटने भर से ज्यादा पानी लगा और पानी में कार फंस गई। मूसलाधार बारिश से लखनऊ के कई मोहल्लों में कमर भर पानी घुस गया। लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज चौराहा भी डूबा नजर आया। हजरतगंज के पास बालू अड्डा कॉलोनी तो समंदर बनी नजर आई। इंसान ही नहीं, बेजुबान भी पानी में फंस गए। लखनऊ में हजरतगंज, चारबाग, चौक, केसरबाग, डालीगंज, महानगर, कपूरथला, बालाघाट, गोमती नगर, इंदिरा नगर, आलमबाग इलाके में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश होने के कारण शहर में कई जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको देखते हुए शहर के जो सभी 48 बाढ़ पंपिंग स्टेशन सभी को चालू करा दिया है। सभी से पानी पंप आउट किया जा रहा है। लखनऊ से सटे बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होनी थी। इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास होना था, लेकिन भारी बरसात ने रैली पर पानी फेर दिया। रंग में भंग पड़ गया। मूसलाधार बारिश की वजह से लखनऊ में 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। अब संगम नगरी प्रयागराज का भी हाल देख लीजिए। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। शहर की सड़कों में कमर के ऊपर तक पानी भर गया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके का हाल देखिए। बारिश का पानी थाने में घुस गया। पुलिस वाले कुर्सियां और मेज के ऊपर बैठे हैं। थाने के अंदर मेज कुर्सियां डूब गई हैं। वहीं थाना अध्यक्ष का केबिन भी बारिश के पानी में डूब गया है। पानी भरने से हमारे मालखाना में, मेस में, बैरिक में सब जगह जलमग्न हो गया है। यहाँ के कर्मचारी भोजन भी नहीं पा रहे हैं इस समय।
और रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यही हाल शहर के रामबाग रेलवे स्टेशन का भी नजर आया। यहाँ प्लेटफॉर्म की पटरियां पानी में डूब गई हैं। जगह जगह घुटने भर से लेकर कमर तक पानी भरा हुआ है। शहर की सड़कें भी तालाब बन चुकी हैं, जहाँ लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सर जब पानी बरसता है तो गाड़ी नहीं जा पाती, पैदल नहीं जा पाते लोग। और हम लोग जा रहे थे, देखिए लौट रहे हैं यहाँ से। कितना पानी भरा हुआ है? कम से कम इतना पानी है सर। मध्य सितंबर में आमतौर पर बारिश कम होती है, लेकिन इस बार की बारिश ने जुलाई और अगस्त को भी पीछे छोड़ दिया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, सत्यम मिश्रा, संतोष कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो यूपी का हाल तो आपने देख लिया। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली का हाल दिखा देते हैं, जहां पर सितंबर में असामान्य रूप से भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दिल्ली में किस तरह सितंबर महीने में बारिश का 77 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने वाला है। दिल्ली में सितंबर महीने में कल शाम 5:30 बजे तक 404.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि 13.2 मिलीमीटर कम है। सितंबर 1944 में, यानी कि 77 साल पहले 417.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, यानी कि 121 साल का रिकॉर्ड है। इससे पहले सितंबर 1944 में इतनी बारिश हुई। इस बार की सितंबर की बारिश से 13.2 मिलीमीटर ज्यादा है। हालांकि ध्यान रखने की बात यह कि सितंबर खत्म होने में अभी 14 दिन बाकी है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, 71वां ये जन्मदिन है, और बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन के मौके पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की कई शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। पुणे में इस मौके पर पुणे ऑन पेडल्स भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। साइकिल रैली को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हरी झंडी दिखाई। दरभंगा में 71 किलो का लड्डू बनाया गया है। वाराणसी में गंगा आरती में पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी गईं। पुरी में रेत के जरिए पीएम मोदी की भव्य तस्वीर उकेरी गई। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी के टीकाकरण केंद्र में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। इस मौके के लिए खास बनवाया गया था केक, जिसमें पीएम मोदी के वैक्सीन लेने वाली तस्वीर के साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन वाला केक भी था। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा की अगुवाई में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज भी देश भर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने कहा है कि ये पीएम मोदी के जन्मदिन पर सबसे अच्छा तोहफा है। 10 करोड़ फैमिली के लिए, यानी कि एक फैमिली में हम 5 लोग काउंट करते हैं तो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की हेल्थ सिक्योरिटी मोदी जी ने दी। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर टीकाकरण की इस मुहिम की पटना में भी खूब तैयारी की गई है। पटना के करगिल चौक पर जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ही कार्यकर्ताओं ने 71 पाउंड का केक काट कर जश्न मनाया। पीएम मोदी के बैनर पोस्टर के साथ कार्यकर्ता नारे भी लगा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज 30 लाख वैक्सीन की डोज देने का लक्ष्य पूरा किया जाए। नीतीश कुमार ने इसका ऐलान 13 सितंबर को ही कर दिया था। सब कुछ हो रहा है और देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण उस कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस खास दिन के लिए पूरे राज्य में 14,500 टीकाकरण केंद्रों को चुना गया है। इन केंद्रों पर 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पटना के कंकड़बाग के एक टीकाकरण केंद्र पर मुख्यमंत्री खुद भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 30 लाख टीका देने का काम स्वास्थ्य विभाग के लोगों के द्वारा बिहार में किया जाएगा और हम इस लक्ष्य के साथ पूरी तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण की इस खास मुहिम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है।
आरजेडी ने आरोप लगाया है कि पीएम के जन्मदिन पर टीकाकरण के महाअभियान के लिए पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर टीकाकरण की रफ्तार सुस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा, 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसका मतलब है इसे इवेंट बनाया जा रहा है कि जानबूझकर पहले लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा था, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, रोका गया था कि 17 सितंबर को दिया जाएगा। ये समझ में नहीं आ रही है बात कि जान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों डरे हुए हैं? आरजेडी ने पूछा कि आखिर क्यों टीकाकरण के कार्यक्रम को पिछले कुछ दिनों से रोका गया है, ताकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ही लोगों को टीका लगे। ऐसा महाअभियान रोजाना क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? जेडीयू ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को सामाजिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। मोदी ने कल रक्षा विभाग के नए दफ्तर का उद्घाटन किया, जो 24 महीने की जगह 12 महीने में तैयार किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता देश के उन दूसरे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पर है जहां लेट लतीफी के कारण जनता का 4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा लग रहा है। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा विभाग के नए दफ्तर डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, तो जल थल नभ तीनों सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, ज्यादा प्रभावी बनाने वाली इमारत ही सिर्फ देश को नहीं मिली, बल्कि जब सरकारी कामों के अटके रहने की ही खबरें आती रहती हैं, रक्षा विभाग के नए ऑफिस की इमारत ने एक नई इबारत भी लिखी। सुनिए जरा। जो काम 24 महीने में पूरा होना था, वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया। यानी 50% समय बचा लिया गया। वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन, दिखना, फलाना, न जाने कितने सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं। देश की संसद का निर्माण काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम भी दावा है कि तय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अगले साल गणतंत्र दिवस की परेड की मेजबानी के लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार रहेगा। ये दिखाता है कि जब नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। मुझे विश्वास है देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण भी तय समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर लगातार सजग रहते हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लटके नहीं। यही कारण है कि इसी महीने देश में देरी से चल रहे प्रोजेक्ट्स की जानकारी प्रधानमंत्री ने मांगी। वो प्रोजेक्ट जो अदालत की फाइलों में फंसने से लटके हैं, वो जो पर्यावरण और जमीन अधिग्रहण में देरी से फंसे हैं, सरकारी विभागों को तय समय में पूरा नहीं हो पा रहे प्रोजेक्ट की सूची बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी। प्रधानमंत्री को चिंता इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की अप्रैल से जून के बीच की रिपोर्ट के पन्ने बताते हैं कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले देश में 12 प्रोजेक्ट अपने तय समय के मुकाबले तेजी से चल रहे हैं। 241 प्रोजेक्ट अपने तय शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं, जबकि 559 प्रोजेक्ट अपने तय समय से देर से चल रहे हैं और 267 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके पूरा होने की तारीख भी नहीं पता। किसी भी विभाग के प्रोजेक्ट लटकने के कारण सिर्फ जनता को संरचना का लाभ उठाने में देरी ही नहीं होती। मतलब बात सिर्फ ये नहीं कि कोई रेलवे हाईवे का प्रोजेक्ट 1.5 साल लेट हुआ तो जनता को 18 महीने तक असुविधा होती है, बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट की लेट लतीफी का नुकसान सीधा देश के आम आदमी को अपनी जेब से भरना पड़ता है। इस नुकसान को आप सरकारी आंकड़ों से जान लीजिए। दावा है कि 480 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी के कारण उनकी लागत में 4,46,000 करोड़ तक का इजाफा आ चुका है। यानी जो काम कम पैसे में हो सकता था उसके लिए अब 4,46,000 करोड़ रुपए और लगेंगे। इस पैसे के गणित को ऐसे समझें कि जितना पैसा सरकार एक साल में खाद्य सब्सिडी में देती है, गुजरात सरकार का जितना बजट होता है उसका 2 गुना कर लीजिए। इतना पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट में देरी के कारण जनता को और भरना पड़ेगा। ऐसे ही बड़े बड़े हाईवे या दूसरे प्रोजेक्ट में देरी के कारण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
सख्त रुख के साथ सख्त नीति अपनाने की वकालत करते आए हैं। जो व्यवस्था काम नहीं करती उसको उखाड़ के फेंक दो, ये कहने में मैं संकोच नहीं करता। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बड़े बड़े जगह तुम वर्मी कल्चर करने के भी लायक नहीं हो। अगर कहीं कोई ढीला ढाला आया तो मैं उसको ठोके बिना तो छोड़ता ही नहीं। समय पर काम होगा तो आप दिल्ली से मुंबई के बीच 24 घंटे के सफर को इस हाईवे से 12 घंटे में पूरा कर पाएंगे। गुरुवार को ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुआयना करने नितिन गडकरी उतरे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई के बीच 130 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा, जिसके मार्च 2023 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। लेकिन कई बार सैकड़ों प्रोजेक्ट में उम्मीद टूट जाती है और सरकारी रिपोर्ट बताती है कि 92 प्रोजेक्ट 12 महीने तक की देरी से चल रहे हैं। 118 प्रोजेक्ट 24 महीने तक की देरी से लटके हैं। 178 पर काम 25 से 60 महीने की देरी का है और 116 प्रोजेक्ट ऐसे जो 61 महीने यानी 5 साल की देरी से लटके हैं। इनकी कीमत जनता चुकाती है क्योंकि प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में दस्तक आप ये दीजिए कि अगर रक्षा विभाग के दफ्तर को 24 महीने की जगह 12 महीने में तैयार किया जा सकता है तो वही तेजी हर प्रोजेक्ट में लगाई जाए। अदालत में फंसने, पर्यावरण से इजाजत, जमीन अधिग्रहण में होने वाली देरी को खत्म किया जाए। आज तक ब्यूरो। बालासोर के डीआरडीओ जासूसी कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एनआईए की टीम जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है। इधर झुंझुनू में सेना के कैंपस में जासूसी करने के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का एक और बड़ा खुलासा। अंडरवर्ल्ड के साथ आतंक की साजिश रचने वाले आईएसआई के नापाक निशाने पर है सेना का एक कैंप। सेना के कैंप की अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश में जुटा है आईएसआई। अभी अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर आतंकी मॉड्यूल तैयार करने वाले नेटवर्क की पड़ताल चल ही रही थी कि राजस्थान के झुंझुनू से आईएसआई की एक और साजिश सामने आ गई। राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने झुंझुनू के नरहड़ गांव स्थित आर्मी कैंपस की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस शख्स का नाम है संदीप कुमार। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक संदीप कुमार गैस एजेंसी का संचालक है। इसकी दुकान आर्मी कैंपस के सामने है और ये कैंपस में रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई करता है। खुफिया जानकारी मिली थी कि संदीप कुमार आर्मी कैंपस के फोटोग्राफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेज रहा था। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी को जुलाई महीने में पाकिस्तान से फोन आया था और पैसे का लालच दिया गया था। आर्मी इंटेलिजेंस की टीम आरोपी संदीप कुमार के बैंक खातों की डिटेल भी खंगाल रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी से और भी खुलासे हो सकते हैं। जासूसी का एक बेहद संगीन मामला ओडिशा के बालासोर से भी आया है। यहाँ डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ से जुड़ी जानकारियां विदेशी एजेंट को दिए जाने के आरोप में एक और कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर जासूसी के आरोप में अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। देश की संवेदनशील जानकारियों का सौदा करने वाले इन आरोपियों के नाम हैं बसंत बेहेरा, हेमंत कुमार मिस्त्री, तपस रंजन नायक, एसके मुसाफिर, सचिन कुमार। आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एनआईए की 2 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच के लिए बालासोर में है। बालासोर के एसपी सुधांशु मिश्रा ने कहा है कि आशंका है कि आरोपी पाकिस्तानी एजेंट को जानकारियां बेच रहे थे। साफ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सेना और डीआरडीओ में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रही है। झुंझुनू से नैना शेखावत के साथ सुफियान, बालासोर, आज तक। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की है। 1467 पन्नों की इस चार्जशीट में गवाहों के जो बयान हैं, उसके बाद राजकुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पोर्नोग्राफी मामले में बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजकुंद्रा के खिलाफ 1467 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। राजकुंद्रा की बढ़ती मुश्किलों के बीच ही उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच गई है। यहां से एक्ट्रेस की कई तस्वीरें सामने आई हैं। पोर्नोग्राफी केस के चलते गिरफ्तार हुए राजकुंद्रा के खिलाफ बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने मजिस्ट्रेट की एक अदालत में 1467 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 43 गवाहों के बयान शामिल हैं। ये चार्जशीट कोरोना काल में स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स
ने बाहर के खाने का शौक पूरा करने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, लेकिन घर बैठे खाना ऑर्डर करने की यह सुविधा अब महंगी हो सकती है। इसकी वजह है जीएसटी काउंसिल फूड डिलीवरी एप्स पर 5% जीएसटी लगाने पर विचार। अगर आप जोमैटो, स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से खाना मंगवाते हैं तो फिर अब इसके लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक में ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर जीएसटी लगाने का ऐलान किया जा सकता है। फूड डिलीवरी एप्स को कम से कम 5% जीएसटी के दायरे में लाने पर जीएसटी काउंसिल विचार कर सकती है। अगर ये लागू हुआ तो फिर ग्राहकों को स्विगी, जोमैटो वगैरह से खाना मंगवाने पर ज्यादा दाम देना होगा। इस टैक्स को लगाने की वजह से कई रेस्टोरेंट्स बैक किचन यानी गैर कमर्शियल जगह से काम करते हैं और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में फिटमेंट पैनल का सुझाव है कि जीएसटी का भुगतान रेस्टोरेंट को करना चाहिए। फिटमेंट पैनल ने सिफारिश की है कि फूड एग्रीगेटर्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। इस बार एक या एक से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल में से किसी को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। केरल हाई कोर्ट ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में बैठक में ये मुद्दा भी जीएसटी काउंसिल के सामने लाया जाएगा। अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो 28% से अधिक स्लैब पर भी इसके दाम 20 रुपए तक घट सकते हैं। हालांकि इससे सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा, इसलिए ऐसा होना मौजूदा आर्थिक हालात में बेहद मुश्किल है। लेकिन महंगाई का बोझ घटाने के लिए कुछ सामानों पर जीएसटी कम किया जा सकता है। साथ ही कोविड-19 से संबंधित जरूरी सामान पर रियायती दरों की समीक्षा की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।